दोस्तों हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर, एक नई डर की शुरुआत और एक ऐसा रास्ता जिसकी मंजिल तक पहुंच पाना बेहद नामुमकिन काम था। ठीक हमारी आज की कहानी होने वाली है ट्रक ड्राइवर के ऊपर। और तो और इस तरह की कहानी के ऊपर लोगों को इतने सारे सवाल इसीलिए रहते हैं क्योंकि ट्रक ड्राइवर ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरते हैं जहां से हम जैसे लोगों को जा पाना बेहद मुश्किल होता है। कहते हैं कि उनके रास्ते और विचित्र जगह से होकर गुजरते हैं। तो ठीक आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरेपुर में आज शाम जल्दी उतर आई थी। कीचड़ भरी गलियां और बीच बीच में गांव में लाइट चली जाना वहां आम बात थी। और ठीक गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर एक छोटा सा मकान था। उस मकान में रहता था रघुवीर। गांव वाले उसे रघु ड्राइवर कहते थे। उसकी उम्र करीबन 32 साल थी। सांवला चेहरा, आंखों के नीचे थकान, लेकिन दिल का एकदम सीधा आदमी। यूं मानो कि वो पिछले 8 सालों से ट्रक चला रहा था। वो दिल्ली से अपना माल भरता और जगह जगह जाकर अपने सामान को छोड़ता। फिर कई दिनों बाद वो गांव लौटता। उसका सबसे करीबी दोस्त था भोला। भोला उसी गांव में रहता था। वो दोनों इतने करीबी दोस्त थे कि कई बार तो वो रघु की मदद करने के लिए उसके साथ हेल्परी का काम भी करता था। अब ठीक उस रात भी दोनों गांव के चौराहे पर बने एक छोटे से ढाबे पर बैठे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। हवा में मानो एक तरह से मिट्टी की गंध फैल चुकी थी। भोला बीड़ी सुलगाते हुए बोला कि रघु भाई, इस बार कौन सा रास्ता चुनोगे? रघु ने चाय का गिलास नीचे रखा और उससे कहा कि कानपुर वाला हाईवे चुनूंगा इस बार। मेरा ऐसा मानना है कि मैं उस रास्ते से जल्दी पहुंच जाऊंगा। दोस्तों इसके बाद रघु उसने दरवाजा खोला और अंदर चढ़ गया। भोला भी दूसरी तरफ से कैबिन में आकर बैठ गया। दोस्तों हमेशा की तरह ट्रक के अंदर डीजल और तंबाकू की हल्की हल्की गंध आती थी और ठीक डैशबोर्ड पर रखा था हनुमान जी का एक छोटा सा फोटो जिसके ऊपर लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। फिर क्या था, रघु ने चाबी घुमाई और वो पुराना इंजन 2-3 बार हिला और अचानक से स्टार्ट हो गया। रघु ने खुद की पीठ थपथपाई और कहा कि बूढ़े इस बार धोखा मत देना। तभी बगल में बैठा भोला अचानक रघु की तरफ देखकर हंसने लगा। धीरे धीरे ट्रक कच्चे रास्ते से निकलकर मेन सड़क पर आ गया। गांव की आखिरी दुकानें पीछे छूटने लगी थी। कुछ दूर तक तो दोनों चुपचाप बैठे रहे। उस वक्त रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। भोला ने सीट के पीछे से टिफिन का डब्बा निकाला। उसमें अम्मा ने आलू के पराठे दिए थे। वो चुपचाप उसे खा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर रघु पर पड़ी। कहने लगा कि रात बहुत लंबी है, थोड़ा बहुत खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी बीच उसने एक पराठा रघु की तरफ भी बढ़ाया। रघु स्टीयरिंग संभालता हुआ खाने लगा। सड़क अब पहले से खाली हो चुकी थी। कभी कभी कोई बाइक वाला या छोटा सा ट्रक निकल जाता। दोस्तों इसके करीब आधे घंटे बाद पूरा गांव शहर मानो पीछे छूट गया। अब सामने लंबे लंबे पेड़ और दोनों तरफ खेत दिखाई दे रहे थे। उसी वक्त भोला ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, एक बात बोलूं, अगर पैसे अच्छे हो जाए ना तो मैं ये ट्रक वाला काम ही छोड़ दूं। रघु हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा कि फिर क्या करेगा? भोला ने कहा कि मैं गांव में दुकान खोलूंगा, मोबाइल वाली। तो उसकी बातों पर रघु हंस पड़ा। उसने कहा कि तू, और वो भी मोबाइल की दुकान? अबे तुझसे कीपैड वाला फोन तो ठीक से चलाया जाता नहीं, तू मोबाइल की शॉप क्या खोलेगा? इस बात पर भोला भी हंस पड़ा। उसने कहा कि कम से कम रात भर सड़क पर भटकना तो नहीं पड़ेगा। रघु ने कुछ सेकंड चुप रहकर सड़क देखी और फिर कहा, सही कह रहा है, लेकिन अब क्या करें, आदत सी पड़ गई है। दोस्तों इसके ठीक कुछ देर बाद रघु ने स्टीयरिंग छोड़ते हुए कहा कि भोला मेरी आंखें लग रही हैं, कुछ देर ट्रक तू चला ले। भोला ने कहा कि ठीक है, तू आराम कर, मैं ट्रक चला लूंगा, चिंता मत कर। अब इस वक्त भोला ट्रक चला रहा था। रघु ने सिर सीट से टिकाया और बाहर देखने लगा। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ हेडलाइट की रोशनी फैल रही थी। करीब रात के 1:30 बज चुके थे। भोला अचानक बोला कि सुन, कुछ देर बाद आगे एक ढाबा आएगा, हम दोनों वहीं बैठकर चाय पी लेंगे। रघु ने हाँ में सर हिलाया और कुछ 10 मिनट बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। टीन की छत, बाहर खड़े 2 ट्रक और पीली रोशनी वाला बल्ब। भोला ने धीरे से ट्रक साइड में लगा दिया और दोनों नीचे उतरे। यूं मानो कि हल्की जो बारिश हो रही थी वो अब धीरे धीरे बंद हो चुकी थी, लेकिन हवा में नमी थी। ढाबे के अंदर सिर्फ 3 लोग बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी चुपचाप अपना हुक्का पी रहा था। ये दोनों उसके बगल में से होते हुए जाकर एक टेबल पर बैठ गए। उसी बीच ढाबे वाले ने कहा, क्या दूं भैया, 2 कटिंग चाय। उसी बीच भोला ने अपना फोन निकाला जिसमें नेटवर्क बिल्कुल कमजोर था। वो कहने लगा कि यहां तो इंटरनेट भी मर जाता है। रघु ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, कम से कम तू फोन में लंबी बातें तो नहीं करेगा। उसी बीच बगल वाली मेज पर बैठा बूढ़ा आदमी उन्हें अजीब तरीके से देखने लगा। वो पहले तो कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक उसने एक अजीब सा सवाल किया, किधर जा रहे हो? रघु ने तुरंत जवाब दिया, यही बस बाबा, कानपुर की तरफ जा रहा हूं। वो बूढ़ा 2-3 मिनट शांत रहा, फिर अचानक से कहा उसने,
हाईवे 27। कुछ सेकंड के लिए बूढ़ा चुप रहा, फिर उसने हल्के से हुक्के का कश लिया और बोला, रात में उस रोड में कम रुकना। बूढ़े की बात सुन भोला हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा कि क्यों बाबा। बूढ़े ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, कुछ रास्ते दिन में सड़क होते हैं लेकिन रात में कुछ और। अब यहां पर रघु और भोला एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। तभी भोला ने कहा, लगता है बाबा ने ज्यादा पी रखी है। खैर, उनकी इस बात पर उस बूढ़े ने कुछ भी नहीं कहा, बस बाहर की तरफ अंधेरी सड़क की ओर देखता रहा। अब ठीक यहाँ ये दोनों चाय खत्म करके चुपचाप उठ गए। अब ठीक ट्रक की ओर जाते हुए भोला ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार बूढ़े ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस धीमी आवाज में बोला, रात हर बार एक जैसी नहीं होती बेटा। रघु ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोनों वापस ट्रक में आकर बैठ गए। अब ठीक इंजन दोबारा गरजा और ट्रक दोबारा हाईवे पे दौड़ने लगा। यूं मानो कि अब सड़क पहले से ज्यादा सुनसान थी। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन आसमान पूरी तरह से बादलों से भरा था। भोला स्टीयरिंग संभालते हुए धीरे से गाना गुनगुना रहा था। उसी बीच जब रघु ने अपना फोन निकाला तो नेटवर्क गायब था। भोला कहने लगा कि नेटवर्क तो आगे भी आ जाएगा। कुछ देर दोनों ऐसे ही बातें करते रहे, फिर अचानक ठक, जैसे ट्रक के पीछे कुछ टकराया हो। भोला ने साइड मिरर में देखा और फिर रघु की तरफ देखकर कहने लगा, क्या था ये? रघु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एकदम घुप अंधेरा था, बस सीमेंट की बोरियां दिख रही थी। उसने कहा कि शायद सीमेंट की कोई बोरी हिली होगी, तू टेंशन मत ले, आराम से ट्रक चला। भोला ने स्टीयरिंग दोबारा पकड़ लिया और लगातार ट्रक चलाता रहा। भोला ने आगे चलकर थोड़ी स्पीड कम कर दी, लेकिन इसके 2 मिनट बाद फिर से वही आवाज आई, ठक। लेकिन दोस्तों, इस बार आवाज कुछ अलग थी। भोला ने एकदम अपनी बोहे सिकोड़ ली। उसने एकदम से रघु से कहा, एक बार उतर के देख ले क्या? रघु ने बाहर देखा, चारों ओर एकदम घना अंधेरा था। उसने कहा, तू ट्रक चला, शायद कोई रस्सी ढीली होगी, उसी वजह से ऐसा हो रहा है। भोला ने फिर एक बार सर हिलाया और चुपचाप ट्रक आगे बढ़ा दिया। इसके करीब 5 मिनट के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक टूटी हुई बस दिखाई दी, पुरानी जंग लगी हुई। उसके आसपास कोई नहीं था। रघु ने कैजुअली कहा, इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, शायद खराब हुई होगी। दोस्तों, ट्रक आगे निकल गया। पीछे छूटी वो टूटी बस अब धीरे धीरे अंधेरे में कहीं गायब हो चुकी थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, सिर्फ इंजन की बाहरी आवाज और सड़क पर टायरों की रगड़ साफ सुनाई दे रही थी। भोला ने जैसे ही खिड़की नीचे की तब जाकर ठंडी हवा अंदर आई। फिर भोला बोल बैठा, ये बड़ी अजीब रोड है। रघु ने कहा, क्यों? उसने कहा, पता नहीं, लेकिन अजीब सी खाली रोड है, पता नहीं कौन सा हाईवे 27 में ले आया। रघु हल्का सा हंस पड़ा। उसने कहा कि अरे भाई, इतनी रात में कोई बारात थोड़ी ना निकलेगी, नॉर्मल रोड है, सुनसान ही तो होगा। भोला भी इस बात पर मुस्कुरा दिया और फिर दोनों एक बार दोबारा चुपचाप हो गए। दोस्तों, यकीन मानो, करीब 10 मिनट तक उन्हें रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं दिखी, न आगे न पीछे। ये बात अब रघु को भी अजीब लगने लगी थी, क्योंकि इतना लंबा हाईवे और सड़क एकदम खाली। उसी वक्त भोले ने डैशबोर्ड पर रखा पानी उठाया और ढक्कन खोलते हुए कहा, सुन, सुबह माल उतार कर सीधा घर लौटेंगे या रुकेंगे? रघु ने कहा, देखते हैं, अगर समय बचा तो लौट चलेंगे। अब ठीक भोला कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसका फोन वाइब्रेशन हुआ। जब उसने अपने फोन की तरफ देखा तो उसे लगा कि इतनी रात में किसका फोन है। उसने अचानक फोन उठाया और अपने कान पर लगा लिया। उधर कुछ सेकंड तक बस हल्की खरखर की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से हल्की हल्की सांसें ले रहा हो। भोला ने एक बार उससे फिर से कहा, हेलो कौन? लेकिन अचानक फोन कट गया। बगल में बैठे रघु ने उससे पूछा कि कौन था? भोला ने कहा कि पता नहीं, आवाज़ ही नहीं आई। भोला ने फ़ोन वापस अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन इसके 2 सेकंड बाद फिर से वही नंबर कॉलिंग करने लगा। इस बार उसका रघु ने मजाक भी उड़ाया। उसने कहा कि कहीं तेरी पुरानी प्रेमिका तो नहीं है? भोला हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा कि शायद। उसने फ़ोन उठाते ही एक ही बात कही, और जान क्या हाल है? लेकिन इसके अगले ही पल भोला की एकदम सांसें सी उखड़ गई, क्योंकि इस बार भी उधर से कोई साफ आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे धीमी सी आवाज़ में कुछ सुनाई दिया, जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल था। भोला ने फ़ोन कान से हटाकर देखा, कॉल अभी भी चल रही थी। फिर अचानक फ़ोन के स्पीकर से एक आवाज़ आई, गाड़ी मत रोकना। बस कॉल कट हो गया। यूं मानो कि कैबिन में कुछ देर तक चुप्पी सी छा गई। तभी रघु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि भोला क्या हुआ? भोला एकदम से हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा कि शायद कोई पागल होगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में पहली वाली मस्ती नहीं थी। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और लगातार ट्रक आगे बढ़ाता रहा। अब सड़क के दोनों तरफ जंगल और घना होने लगा था। पेड़ की शाखाएं कभी कभी हेडलाइट में ऐसी दिखती जैसे कोई खड़ा हो। उसी बीच भोला ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर
एक छोटा सा मंदिर है जिसमें बाहर की तरफ एक घंटा लटका हुआ है और हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। शायद वो दिए की रोशनी थी। भोला ने उधर देखते हुए कहा, इतनी रात में भी दिया जल रहा है, शायद कोई पुजारी होगा। जैसे ही ट्रक मंदिर के पास से निकला, दोनों की नजरें एक साथ उधर गई, क्योंकि मंदिर के सामने एक आदमी खड़ा था, सिर झुकाए, सफेद धोती में। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो ट्रक की तरफ देखकर ही सिर झुका रहा था। अब ठीक जैसे ही ट्रक आगे निकला तो उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, जैसे किसी को रुकने का इशारा कर रहा हो। भोला ने तुरंत पीछे मुड़कर मिरर में देखा, लेकिन अगले ही सेकंड मंदिर अंधेरे में गायब हो चुका था। देखा तूने? भोला ने रघु से धीरे से पूछा। रघु ने हाँ कहा। भोला ने कहा, रुकना चाहिए था क्या? रघु ने बिना उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, इतनी रात में कौन रुकता है। पर इस बार भोला कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बाहर देखना शुरू कर दिया। लेकिन अब पहली बार दोनों को लगने लगा था कि यह रास्ता बाकी रास्तों जैसा नहीं है। ट्रक लगातार आगे बढ़ता रहा। दोनों अब पहले जितना मजाक नहीं कर रहे थे। सड़क पर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। वहीं भोला बार बार बाहर देख रहा था, जैसे उसे कुछ ठीक ना लग रहा हो। रघु ने धीरे से कहा, यह सड़क खत्म ही नहीं हो रही और तो और कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। कुछ दूर बाद आगे जाकर सड़क हल्का सा मुड़ी। ट्रक मोड़ काटकर सीधा हुआ ही था कि अचानक रघु की नजर सामने किनारे पर खड़ी एक चीज पर पड़ी। उसने तुरंत भोला का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओए भोला। भोला ने कहा, क्या? जरा ध्यान से देख। भोला ने वाइंडशील्ड के पार देखा। सड़क के किनारे वही पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी, उसी तरह टेढ़ी और उसी तरह आधी टूटी हुई। कुछ पल तो दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर रघु धीमी आवाज में बोला, ये बस जानी पहचानी लग रही है। भोला ने आंखें सुकोड़ ली। रघु, तू सही बोल रहा है। उसने ठीक सीट पर थोड़ा आगे झुककर देखा। ये तो वही बस है। ट्रक धीरे धीरे उसके पास से गुजरने लगा, लेकिन इस बार दोनों की नजरें सिर्फ बस पर ही टिकी हुई थी। बस की खिड़कियों पर मिट्टी लगी हुई थी, जिसमें से कई शीशे टूट भी चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात, पहले बस खाली थी, लेकिन इस बार सबसे पीछे वाली खिड़की पर किसी की परछाई दिख रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। भोला का गला सूख गया। रघु, अंदर कोई है क्या? रघु ने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक आगे निकल गया और वो बस धीरे धीरे पीछे छूट गई। कैबिन में कुछ पल तक गहरा सन्नाटा पसरा रहा। फिर भोला एकदम से कहने लगा, नहीं, ये वो बस नहीं हो सकती। अरे हम तो आगे निकल आए थे ना। रघु ने भी उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि इस वक्त वो भी यही सोच रहा था जो कि भोला सोच रहा था। उन्होंने उससे कहा, इतनी दूर आने के बाद वो बस दोबारा कैसे दिख सकती है? रघु चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा और फिर दोबारा रास्ते की तरफ देखने लगा। उसी पल ये बात बोलते बोलते भोला ने अपना साइड मिरर ठीक किया और अचानक एक मोड़ पर वो दोबारा उस शीशे की तरफ घूर कर देखने लगा। इस बार भोला की आंखें एकदम चौड़ी की चौड़ी रह गई। उसने साइड से रघु का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि रघु देख तो। इस बार वो बस पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो बस बार बार उनका इंतजार कर रही हो। दोस्तों, कुछ सेकंड तक तो ट्रक के अंदर हल्की सी भी आवाज नहीं हुई, लेकिन फिर भोला अपने सर को खुजाते हुए कहने लगा, रघु ये कैसे हो सकता है? लेकिन रघु उस बस को घूरता रहा। उसने भी अपना दिमाग तेज दौड़ाने की कोशिश की। ना कहीं हम मुड़के और ना ही हमने कहीं मोड़ लिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर बार बार ये बस क्यों दिखाई दे रही है? खैर, रघु ने भोला से बोला, तू ये सब छोड़ और स्पीड बढ़ा, खींच दे एक्सीलेटर। ट्रक तेजी से आगे निकल गया। दोनों में पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। कैबिन के अंदर सिर्फ इंजन की भारी आवाज गूंज रही थी। भोला ने अपना जेब से फोन निकाला और तुरंत गाली देकर फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर रघु ने धीरे से कहा, एक काम करते हैं, आगे अगर कोई ढाबा या पेट्रोल पंप मिला तो वहीं पर रुक जाएंगे। मुझे ये रोड ठीक नहीं लगती। सच कहूँ दोस्तों, रास्ते में चलते वक्त उन दोनों को सड़क अलग लगने लगी थी। हर मोड़, हर पेड़, हर बिजली का खंभा, जैसे वो पहले भी देख चुके हों। तभी भोला अचानक सीट पर सीधा होकर बैठ गया। तो उसने कहा, रघु। रघु ने बोला, क्या? भोला ने कहा, वो देख पेड़। सड़क के किनारे एक बड़ा सूखा पेड़ खड़ा था। उसका तना आधा जला हुआ था। रघु का दिल एकदम बैठ गया, क्योंकि वो पेड़ वो भी पहले देख चुका था। यहाँ तक कि पेड़ ही नहीं, उसके पास टूटा हुआ नाला, नीला ड्रम और बिजली का टेढ़ा मेढ़ा खंभा भी वहीं था। यूं मानो कि कुछ सेकंड तक दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए। लेकिन ट्रक धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, पर मानो सड़क जैसे वहीं घूम रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ट्रैप में फंस चुके थे। अचानक भोला की सांसें तेज होने लगी। उसने डैशबोर्ड पर रखे पानी की बोतल को उठाया, लेकिन उसके कांपते हाथों की वजह से उसका आधा पानी उसके शरीर पर ही गिर गया। उस वक्त पानी पीते पीते वो कह रहा था कि रघु भाई, ये क्या हो रहा है?
यूं मानो एक तरह से उसकी आवाज़ टूट रही थी। अब समझो कि भोला से स्टीयरिंग ठीक से संभल ही नहीं रही थी। ट्रक हल्का हल्का सड़क पर डगमगाने लगा। रघु ने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ लिया। ओए भोला, ट्रक संभाल। भोला ने अपने कांपते हुए हाथों से ट्रक को साइड में किया और एकदम हताश होकर कहने लगा, नहीं रघु, अब मुझसे ये ट्रक नहीं चल रहा। यूं मानो कि उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। कहने लगा कि ये सब हमें क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों, उस वक्त रघु खुद अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन बस वो भोला को नहीं दिखाना चाहता था कि आखिरकार उसे भी डर लग रहा है। रघु ने एक बार बाहर अंधेरी सड़क की तरफ देखा। चारों तरफ जंगल ही जंगल, वही खामोशी और सबसे डरावनी बात, क्योंकि इतनी देर में उन्हें एक भी इंसान नहीं दिखाई दिया। ना ही कोई गाड़ी, ना ही कोई बाइक और ना ही किसी तरीके की आवाज़। यूं मानो सड़क पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। रघु ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, भोला, शायद हम छलावे में फंस गए हैं। भोला ने एकदम से रघु की तरफ देखा और कहा, छलावा? ये क्या होता है? रघु ने कहा, छलावा होता है, वो हमें अजीब तरीके से डराने की कोशिश करता है, क्योंकि गांव के बुजुर्ग बताते हैं कुछ रास्तों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रास्ता बुलाने की कोशिश करती हैं। भोला उसकी बात चुपचाप सुनता रहा। रघु ने आगे कहा, आदमी चलता रहता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता, बस उसी जगह लगातार बार बार घूमता रहता है। ये बातें सुनकर भोले का गला सूख गया। उसने कहा, रघु, तू मजाक कर रहा है ना? लेकिन रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच तो ये था कि इस वक्त उसके हाथ भी लगातार कांप रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, छलावा कोई साधारण आत्मा नहीं होती। और तो और ये इंसान को सीधा नहीं मारते, बल्कि उसका दिमाग घुमा देते हैं। आदमी चलता रहता है लेकिन पहुंच कभी नहीं पाता। उसे बार बार वही रास्ते, वही पेड़, वही जगहें दिखती हैं, जिसके बाद इंसान डर जाता है। वो जब हद से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तब छलावा उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आता। खैर, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। भोला ने कांपते हाथ से मोबाइल निकाला और स्क्रीन ऑन की। कुछ सेकंड वो उस स्क्रीन को घूरता रहा, फिर उसकी आवाज़ धीरे से कांपने लगी। रघु? रघु ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि देख, ये टाइम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? रघु ने एक नज़र उसके मोबाइल पर डाली। समय वहीं के वहीं रुका हुआ था, जबकि उन्हें सड़क पर काफ़ी देर हो चुकी थी। भोला मानो इतना घबरा गया कि उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके वहीं डैशबोर्ड पर दोबारा पटक दिया। दोस्तों, कुछ सेकंड तक ट्रक के अंदर वही इंजन की आवाज़ गूंजती रही और भोला लगातार डैशबोर्ड पर रखे उस मोबाइल को बार बार देखता रहा। दोस्तों, अब यूँ मानो कि भोला एकदम घबराने की हालत में आ चुका था। रघु ने उसे धीरे से कहा, तू इस वाली सीट पर बैठ, ट्रक अब मैं चलाता हूँ। उसने धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ा और ट्रक फिर से एक बार चलने लगा। उस वक्त भोला इतना घबरा गया था कि उसने रघु की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से कहा, रघु, मुझसे अब ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है। लेकिन रघु ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस रोड की तरफ देखकर घूरता रहा और गाड़ी चलाता रहा। उसी बीच उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा मानो जैसे कोई पुराना ढाबा या कोई छोटी सी दुकान हो। अब ये सब देखने के बाद मानो दोनों के अंदर जान में जान आई। भोला ने उससे तुरंत कहा, रोक, वहाँ कोई तो मिलेगा। रघु ने ट्रक उसी तरफ बढ़ा दिया। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, उन्हें सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। बाहर लटका एक पीला बल्ब हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। ट्रक के रुकते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जल्दी से नीचे उतर गए। दोस्तों, जमीन पर पैर रखते ही दोनों ने गहरी सांस ली। रघु अब थोड़ा खुश दिखाई दे रहा था। उसने भोला से कहा, भोला, शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। भोला ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ढाबा छोटा था लेकिन खुला हुआ था। अंदर सिर्फ एक आदमी बैठा था, दुबला पतला, मटमैली बनियान पहने, जो कि चुपचाप चूल्हे के पास बैठा उन्हें लगातार देख रहा था। दोनों जल्दी जल्दी ढाबे के अंदर आए और लकड़ी की पुरानी सीट पर बैठ गए। भोला ने कांपते हाथों से पानी का जग उठाया और मुंह पर इस तरीके से लगाया जैसे वो बरसों का प्यासा हो। अंदर ढाबे में बैठा वो आदमी उन्हें लगातार देखता रहा और फिर धीरे से उनके पास आया। उसने पहले तो दोनों को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, साहब, क्यों परेशान हो? ऐसी क्या दिक्कत हो गई? भोला ने हाफते आवाज में कहा, क्या बताऊं भाई साहब, मौत के जाल से बाहर आए हैं। ढाबे वाला कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, कैसा जाल? क्या हुआ था? भोला से आगे कुछ बोलता कि तभी रघु ने उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, अरे कुछ नहीं भाई साहब, बस कोई छलावा था। वो ढाबे वाला एकदम से कुर्सी पर बैठ गया, कहने लगा, छलावा? हाँ, छलावा हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी तरह कई ट्रक ड्राइवर आते हैं और जब भी अक्सर मेरे पास ट्रक ड्राइवर आते हैं तो हमेशा यही कहानी सुनाते हैं। तुम्हारी बातों से अब मुझे लगने लगा है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन जाने से पहले मेरे ढाबे का खाना जरूर खा के जाना। इतना कहकर वो उठकर चला गया। लेकिन रघु और भोला रास्ते में इतना डर चुके थे
कि उन्हें किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें तो यहाँ तक ये भी लग रहा था कि जो हमारे साथ अभी भी हो रहा है शायद ये भी एक छलावा है। दोस्तों, ऐसा होता है जब इंसान एकदम घबराता है तो उसे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता, पर लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि कई बार कुछ चीजें अच्छाई के लिए भी होती हैं। खैर, उस आदमी ने उनके लिए 2 प्लेट लगा दी। अब उसने यहाँ पे एक ऐसा रहस्यमय खेल कर दिया जिससे उन दोनों का डर और ज्यादा बढ़ गया। उसने थाली तो लगाई, लेकिन थाली के ऊपर एक थाली उल्टी ऊपर से और रख दी, यूं मानो कि जैसे उनके लिए कोई सरप्राइज रखा हो। भोला और रघु डरते हुए एक दूसरे की तरफ दोबारा देखने लगे और ठीक वो आदमी हल्के से मुस्कुराता हुआ वापस ढाबे की तरफ चला गया। अब दोस्तों, यहाँ पर एक अजीब सी विडंबना थी कि खाना खाएं या वापस ट्रक में बैठकर निकल जाएं। लेकिन जाएं भी तो जाएं कहाँ? रास्ता तो अब तक समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर जाना कहाँ है। जब भी जाने की कोशिश करते हैं घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। बस ये पहला और आखिरी इशारा था, क्योंकि अब तक उन्हें रोड पर कोई भी नहीं दिखा था। खैर, जब उन्होंने उस आदमी की तरफ देखने की कोशिश की तो वो आदमी अंदर जा चुका था। भोला अपनी सीट से धीरे से उठा और उस आदमी को देखने के लिए अंदर की तरफ गया। अंदर एकदम घुप अंधेरा था, मानो जैसे वो किसी अंधेरी गुफा में गायब हो गया हो। भोला चुपचाप बाहर आया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उस वक्त रघु चुपचाप ट्रक की तरफ देख रहा था। भोला ने हल्के से उसके ऊपर हाथ रखा और कहा कि रघु, चलते हैं, ये खाना मुझे नहीं खाना, क्या पता हम इससे भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह थी कि रघु ने भोला की बात मान ली। और सच कहूं तो इस कहानी को लेकर मैं भी इतना ही परेशान था जितना कि रघु और भोला थे। मैं चाहूंगा कि आप एक बार नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि अगर आप उन दोनों की जगह होते तो क्या उस खाने को खाते या फिर चुपचाप चले जाते। हालांकि यहाँ पर दोनों ने वहां से चुपचाप निकलने का फैसला किया। उन दोनों ने दबे पांव चुपचाप ट्रक में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश की। पर दोस्तों, अजीब बात यह थी कि जैसे ही रघु ट्रक वापस दौड़ाने लगा तो भोला पीछे की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि वो आदमी धीरे से वापस बाहर आया और ठीक उनकी प्लेट के सामने खड़ा होकर उन्हें एक तरह से बाय कहने लगा। दोस्तों, भोला इतना घबरा चुका था कि उसने पीछे देखना ठीक नहीं समझा। उसने तुरंत अपना चेहरा आगे की ओर कर लिया। लेकिन दोस्तों, बात तो वहीं की वहीं थी, जाए तो जाए कहाँ। खैर, ट्रक जैसे ही आगे चलता रहा तो अचानक उनके सामने 2 रास्ते दिखाई दिए। अब इन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कौन सा रास्ता सही और कौन सा गलत है। बस एक यही विडंबना थी जो रघु के दिल को एकदम से निचोड़े जा रही थी। रघु ने चुपचाप ट्रक साइड में कर लिया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भोला ने उससे धीरे से पूछा, क्या हुआ, चलाता क्यों नहीं? रघु ने उससे कहा कि सामने 2 रास्ते हैं यार, समझ में नहीं आता किस तरफ जाऊं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। उसी बीच पीछे से उन्हें एक हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। शायद कोई मिलिट्री का आदमी था। वो जैसे ही उन दोनों के बगल में से गुजरा तो एक नजर उन्होंने उसकी तरफ देखने की कोशिश की। वो समझ चुका था कि ये दोनों किसी छलावे के चक्कर में फंस चुके हैं। उसने अपने हाथों से इशारा किया और वो सीधा दाएं ओर मुड़ गया। लेकिन दोस्तों, एक बात थी, उसकी बाइक में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये वो रोशनी है जो हमें रास्ते तक पहुंचा सकती है। बस फिर क्या था, रघु ने उसी और गाड़ी घुमाई और लगातार 100 से 80 की स्पीड में ट्रक को दौड़ाने लगा। दोस्तों, अब रास्ता एकदम ठीक था। रघु आराम से ट्रक चलाया जा रहा था। उसी वक्त भोला को एक आधे घंटे बाद आराम से नींद भी आ गई। पर इस बार रघु ने ठान लिया था कि वो बिना अपनी जगह पर पहुंचे गाड़ी को अब कहीं भी नहीं रोकेगा। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो लगातार सही रास्ते पर जाए जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस बार उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ना तो उसे इस बार कुछ दिखा और ना ही किसी चीज की आवाज सुनाई थी। बस यूं समझिए दोस्तों कि रघु को सही रास्ता मिल गया था और भोला चैन की नींद सो रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो कि अब तक कितनी कठिनाई से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। खैर, धीरे धीरे आसमान के बादल छटने लगे, यूं मानो कि उजाला होने को था। रघु ने जैसे ही रेडियो ऑन किया तो कुछ ही पल में भोले की आंखें खुल गई। अब भोला जैसे ही उठा तो अपने आंखों को मलता हुआ इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। ऐसा लगा मानो जैसे वो कई सदियों बाद उजाला देख रहा हो। उसने रघु की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघु ने उसे कुछ नहीं कहा, बस कुछ ही सेकंड बाद एक ही शब्द बोला, कोई बात नहीं भोला, ये नौकरी है, 2 पैसे कमाने के लिए हमें ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है। भोला ने रघु की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुझे रुकने के बाद बताता हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही इन दोनों की गाड़ी शहर की तरफ पहुंची और रघु और भोला उतरकर एक ढाबे की तरफ गए, तब भोला ने उसे साफ साफ कह दिया, देख रघु, आज के बाद मैं तेरे साथ कभी नहीं आऊँगा। तुझे चाहे पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी जान को दांव में नहीं लगा सकता। अब तू चाहे भला मान या बुरा मान, मैं आज के बाद तेरे साथ बिल्कुल नहीं आऊँगा। दोस्तों, रघु ने भोले की पीठ थपथपाई
और उससे कहा कि मैं तेरी बात अच्छे से समझ सकता हूँ और मैंने भी ये फैसला किया है कि अब मैं रात को ड्राइव नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ इस पर शायद लोग यकीन भी नहीं करेंगे। पर मैं ये कहानी सर को इसीलिए भेज रहा हूँ क्योंकि रास्तों पे ऐसे किस्से होते हैं। मेरे साथ जो हुआ वो इतना भयानक नहीं था, लोगों के साथ तो न जाने क्या क्या हो जाता है। बस दोस्तों फिर क्या था, कहानी यहीं खत्म हो गई। रघु और भोला अपने अपने गांव वापस चले गए। रघु ने वो ट्रक वापस अपने मालिक को सौंप दिया। उसने कहा कि उसके कमर में कोई रिएक्शन हो गया है जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सकता, शायद कोई नस दब गई है। मालिक ने भी रघु से कुछ नहीं किया, बस उसका जितना बनता था उसके हाथ में थमा दिया। दोस्तों अब रघु और भोला दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। वो दोनों मिलकर एक रेडी लगाते हैं जिसमें वो लोगों को अलग अलग खाने परोसते हैं। इससे उनका घर खर्च भी चल जाता है और दोनों अब बेहद खुश हैं। बस दोस्तों जाने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।